कड़ाके की ठंड में आप सभी को हमारा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक वो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी परवाह करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए वो किसी की भी जान के साथ खेल सकते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करते हैं। अगर दूसरों का फ़ायदा हो तो वो अपना नुकसान करवाने से भी पीछे नहीं हटते, और अगर जान पर बनाए तो वो दूसरों को बचाने के लिए खुद मौत को गले लगा लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो अभी इस वक्त इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, कि क्या आप बता सकते हैं ऐसे किसी इंसान के बारे में जो दूसरों के लिए इतना कुछ करता है और हमें पता तक नहीं चलता? आपके मन में सबसे पहला विचार आया होगा एक फ़ौजी का, और आप सही हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अपने देश के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन अगर हम एक फ़ौजी की बात करें तो अपनी जान की परवाह किए बिना चौबीसों घंटे हमारे देश की सीमा पर एक मजबूत चट्टान की तरह तैनात रहता है और कहता है कि मर जाऊंगा लेकिन देश को आज नहीं आने दूंगा। और अगर मैं कहूं कि एक फ़ौजी से बड़ा और कोई देशभक्त नहीं होता तो मैं गलत नहीं होऊंगा। और इन्हीं से प्रेरित होकर आज के बच्चे भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और बच्चे ही नहीं, हमारे देश के कई नागरिक अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और देशभक्ति का एक उदाहरण बनना चाहते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग हमारे ही देश के देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। तो आज हम सब आपके सामने एक ऐसा ही नमूना पेश करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाता है। नेताजी का चश्मा, जो कि श्री स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि देशभक्त बनने के लिए कोई उम्र नहीं होती और देशभक्ति दिखाने के लिए कुछ बनना नहीं पड़ता। तो चलिए सर्वप्रथम हम स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय को जानेंगे। लेखक स्वयं प्रकाश जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी उल्लेखनीय है। उनके बीच विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित हैं। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मध्य वर्गीय जीवन के कुशल स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। प्रस्तुत कहानी के प्रारंभ में कहानीकार ने बताया है कि हवलदार साहब को कंपनी के कार्य के संबंध में उस कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था जिससे इस कहानी का संबंध है। उस छोटे से कस्बे में कुछ पक्के मकान, लड़के व लड़कियों का विद्यालय, एक सीमेंट बनाने का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर तथा एक नगर पालिका का दफ्तर था। नगर पालिका समय समय पर उस कस्बे का विकास कार्य संपन्न करती रहती थी। नगर पालिका के एक सुयोग्य प्रशासनिक अधिकारी ने एक कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। नेताजी की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों की खोज करने, उपलब्ध बजट से अधिक लागत लगने तथा बोर्ड का शासन काल बहुत कम शेष रहने के वजह से इस कार्य को संपन्न करने के लिए उसी कस्बे के एक मात्र स्कूल के एक कला अध्यापक मोतीलाल जी को दे दिया गया। उस अध्यापक ने 1 महीने में मूर्ति। लेखक ने बताया है कि विद्यालय के अध्यापक ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की छाती तक 2 फुट की संगमरमर पत्थर की मूर्ति तैयार कर दी है। उस संगमरमर की मूर्ति में नेताजी अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक दिखाई दे रहे हैं। उस मूर्ति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह देश के लिए बलिदान की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्हें संगमरमर के चश्मे की जगह एक सम्मान व सचमुच का चश्मा पहना दिया गया था। हवलदार साहब पान खाने के लिए कब्जे में रुके
तो वह पहली बार नेताजी की उस मूर्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्हें हैरान करने वाली बात थी मूर्ति की सुंदरता व व्यवस्था। वह वहां से जाने के बाद भी मन ही मन उसी मूर्ति के बारे में सोचते रहे। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि आज भी लोग देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, जिसकी वजह से देश के शहीदों एवं वीरों की इतना सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आज देश के बारे में बात करने का भी सभी जगह मजाक उड़ाया जाता है। जब दूसरी बार हवलदार साहब कब्जे में गए तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है, तो उन्हें अत्यंत हैरानी हुई कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। लेखक ने कहा है कि हवलदार साहब जितने बार भी उस कस्बे में आए तो उन्होंने हर बार देखा कि उस मूर्ति का चश्मा बदला हुआ है। एक दिन उन्होंने पान वाले से पूछा तो वह बताया कि कैप्टन नाम का चश्मा बेचने वाला एक आदमी उस मूर्ति पर चश्मा बनाता है तथा जब किसी ग्राहक को उस तरह का चश्मा लेना हो तो वह उस चश्मे को उतार लेता है तथा दूसरा चश्मा पहना देता है। सचमुच के चश्मे के बारे में पूछने पर मालूम हुआ कि विद्यालय के कला अध्यापक संगमराम का चश्मा बनाना ही भूल गया। इसके बाद हवलदार साहब ने उस कला अध्यापक की सुविधाजनक स्थिति के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचा। कहानी में लेखक आगे बता रहे हैं कि हवलदार साहब पान वाले से यह भी जानकारी करते हैं कि कैप्टन चश्मे वाला क्या नेताजी का कोई मित्र है अथवा आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक है। पान वाले ने उनसे मजाक करते हुए कहा कि वह लंगड़ा व पागल है, फिर वह कैसे फौज में भर्ती हो सकता है। उसी समय उन्हें सामने से चश्मे वाला भी आते हुए दिखाई दिया। हवलदार साहब को देश के शहीदों एवं देशभक्तों को इस तरह अपमानित करते हुए बहुत बुरा लगा। तभी उनकी नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बहुत दुर्बल व लंगड़ा है। वह सिर पर गांधी टोपी तथा काला चश्मा पहने हुए लोहे की एक छोटी सी पेटी तथा बांस के एक डंडे पर टंगे बहुत से चश्मे लेकर आ रहा था। वह घूम घूम कर चश्मे बेचा करता था। हवलदार साहब उस चश्मे वाले के कैप्टन नाम मानने के पक्ष में नहीं हैं। लेखक ने बताया कि हवलदार साहब करीब 2 वर्ष तक उस छोटे से कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर अचानक एक बार उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था और पान वाले की दुकान भी बंद थी। उस चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार आने पर भी उन्होंने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने अपने आंसू पोंछते हुए हवलदार साहब को बताया कि कैप्टन मर गया। सुनकर हवलदार साहब वहां से दुखी होकर चुपचाप चले गए। वह इस बात को भी सोचकर दुखी थे कि अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों का भी अपमान करते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए स्वयं को बेचने हेतु संघर्ष तैयार रहते हैं। 15 दिन के बाद जब हवलदार साहब को दोबारा आना हुआ तो वह बिना चश्मे की मूर्ति कल्पना से ही दुखी थे और वह वहां ना रुकने, ना पान खाने तथा मूर्ति की तरफ न देखने का निश्चय किया। अंततः उन्होंने अपने ड्राइवर को हिदायत दी कि वह उस चौराहे पर गाड़ी ना रोककर बिल्कुल सीधे निकाल ले। लेकिन जैसे ही वह मूर्ति के निकट पहुंचे तो वह चीख उठे, गाड़ी रोको। उन्होंने देखा कि मूर्ति पर किसी छोटे बच्चे ने सरकंडे का छोटा सा चश्मा बनाकर उस पर लगा दिया था। देश पर शहीद होने वाले वीरों के प्रति बच्चों की भावना व देशभक्ति पर